Hi everyone, so today we have Pranshu with us. So in this video we'll be going to talk about ISRO, okay, how he cracked ISRO, what resources he has used and about his interview experience and everything about ISRO. So hi Pranshu, would you like to give a quick intro? Hi Anjali. So my name is Pransu Misra. I have secured All India rank 95 and 120 in GATE CS 2023 and 24, and I have selected in ISRO as scientist SC and DRDO as scientist B, and now I am currently pursuing my masters from ISC Bangalore. So प्रांशु अभी करंटली एमटेक कर रहा है आईएससी से। तो आईएससी से भी इसने काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट ले रखी है। इसके अलावा इसरो का भी ऑप्शन है इसके पास अभी एंड डीआरडीओ का भी ऑप्शन है। तो इसके पास अभी करंटली 3 ऑफर्स हैं। तो ही इज़ स्टिल कन्फ्यूज़्ड कि अभी कहाँ जाना है। सो इस वीडियो में हम इसरो के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पूरा डीआरडीओ के बारे में बात करेंगे। सो प्रांशु इसरो के बारे में बताओ थोड़ा, इसरो है क्या, वहाँ क्या काम होता है एंड एवरीथिंग। सो अभी मैं वर्क तो नहीं करता। मैंने कुछ जो इसरो में ऑलरेडी वर्क करते हैं उनसे थोड़ा बात किया है। तो उनसे मुझे जो पता चला है कि इसरो में स्पेस रिलेटेड वर्क होता है, और जैसे कंप्यूटर साइंस है तो जैसे इमेज प्रोसेसिंग एंड डेटा प्रोसेसिंग, और मेरा जैसे इंटरेस्ट है एआई और एमएल में, और मेरी वैसे पोस्टिंग आ चुकी है, मेरी हैदराबाद एनआरएससी में है। तो इसरो जो है वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आता है, और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में ही है। तो स्पेस रिलेटेड वर्क जो भी होता है वो इसरो का है। ओके, तो इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है एंड एक बार ये भी बताना कि तुम्हारा किस पोस्ट पे हुआ है। ओके, एंड क्या उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है कि गेट एग्जाम के थ्रू लेते हैं, अलग से एग्जाम कराते हैं, या क्या पूरा प्रोसेस होता है। सो इसरो आईसीआरबी एग्ज़ाम के थ्रू रिक्रूट करता है। लास्ट टाइम एक्सेप्शन था। लास्ट टाइम उन्होंने गेट के थ्रू ले लिया था, इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया था। जनरली जो होता है आईसीआरबी रिटन एग्ज़ाम होता है, 2 आवर का एग्ज़ाम होता है। उसके बाद वो 1:1 में शॉर्ट लिस्ट करते हैं इंटरव्यू के लिए। फिर इंटरव्यू होता है, उसके बाद सिलेक्शन। इंटरव्यूज में जो शॉर्ट लिस्ट होते हैं वो आता है, और 50-50% वेटेज होता है। 50% वेटेज होता है रिटन एग्ज़ाम का, 50% वेटेज होता है इंटरव्यू का। ओके, तो ये जो आईसीआरबी एग्जाम तुम बता रहे हो, इसके बारे में थोड़ा बताओगे, कितने क्वेश्चंस आते हैं, टेक्निकल आते हैं, नॉन टेक्निकल आते हैं, क्या डिवीजन होता है और कितने घंटे का एग्जाम होता है। सो आईसीआरबी एग्ज़ाम जो होता है इसमें दो सेक्शन होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए टेक्निकल होता है, पार्ट बी नॉन टेक्निकल होता है। सो टेक्निकल में 80 क्वेश्चन होते हैं। ईच क्वेश्चन वर्क मार्क 1 मार्क्स, और -1/3 निगेटिव मार्किंग होती है। और पार्ट बी जो होता है वो नॉन टेक्निकल सेक्शन का होता है, जिसमें एफटी वगैरह आता है, और उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता। और 15 क्वेश्चंस आते हैं, और टोटल जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है। और टाइम होता है 120 मिनट्स, 2 आवर ड्यूरेशन होता है। ओके, सो ये एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कैसे कर सकता है कोई एंड हाँ, एक क्वेश्चन जो मैंने पिछले में पूछा था कि ये किस पोस्ट के लिए हो रहा है रिक्रूटमेंट। हाँ, तो ये साइंटिस्ट एससी पोस्ट होती है। सो जैसे डीआरडीओ में है उसमें साइंटिस्ट भी होता है, इसमें साइंटिस्ट एससी पोस्ट के लिए होता है। तो साइंटिस्ट एससी पोस्ट के लिए था। ओके ओके, हाँ तो मैं पूछ रही थी प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं आईसीआरबी एग्ज़ाम के लिए, अगर कोई गेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो वही प्रिपरेशन सफिशिएंट है, उसके अलावा भी कुछ करना होता है या कुछ, अगर तुम रिसोर्सेज लिस्ट आउट कर पाओ तो। अच्छा, तो इसरो जो होता है गेट के बहुत सिमिलर होता है। इसका सिलेबस जो होता है गेट का ही सिलेबस होता है, प्लस सम 2-3 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होते हैं, जैसे नेटवर्क सिक्योरिटी हो गया, और वेब डेवलपमेंट हो गया, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, और कुछ क्लाउड से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये कुछ 3-4 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं। बाकी आपके गेट के जो सिलेबस हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, वो तो सारे इसमें होते ही हैं। तो अगर आप गेट के लिए जैसे अच्छे से प्रिपेयर किए हैं तो मतलब हो जाता है। इसरो का थोड़ा सा एक्स्ट्रा और प्रिपेयर करना होता है। जैसे कि मैं अपना बताऊं मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, तो मैं थोड़ा प्रोसेस का बताता हूँ। सो मैंने 2023 जून में इसका फॉर्म फिल किया था, और उसके बाद फिर इसका एग्ज़ाम हुआ था 7 फरवरी 2024 को। और इंटरव्यू जो इसका हुआ था वो था मेरा 12 अगस्त 2024 को। और रिज़ल्ट जो आया है वो आया है
आई थिंक दिसंबर, इन दिसंबर 2024। तो ये प्रोसेस था। तो मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, मैं आईएससी में था। दिसंबर में मेरा सेमेस्टर की हम लोग की छुट्टी होती है, मैं घर गया था। तो गेट की उसी ईयर ही मैंने गेट दिया था, फरवरी में। तो गेट का मेरा प्रिपेयर था। तो मैंने जो प्रिपेयर किया था इसके रिटन टेस्ट के लिए, 10 to 14 डेज लगे थे मुझे। पर मतलब मेरी क्योंकि प्रिपरेशन थोड़ी अच्छी थी तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि मैंने बस अपने जो नोट्स थे वो गेट वाले नोट्स रिवाइज किए थे। और यूट्यूब पे आप जाएंगे तो काफ़ी मिल जाएगा इसरो से रिलेटेड आपको क्वेश्चन वगैरह, तो उससे मैंने देख के काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए थे। और पीवाईक्यू आपको देखने हो तो पीवाईक्यू के लिए गेट ओवरफ्लो पे भी है इसरो के, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं। बाकी जीएफजी है, जीएफजी पे भी है। और एक प्रैक्टिस पेपर करके वेबसाइट है शायद, उस पर भी है। तो उस पर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। और मेरा यही था, मैंने अपने गेट वाले नोट्स रिवाइज किए थे। और ये यूट्यूब वाले से जो सेशंस होते हैं, एग्ज़ाम जिसमें क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, वो मैंने देखे थे कुछ लोगों के। और ऐसे ही था, मतलब मेरा तो 10 to 14 डेज लगा था, पर इन जनरल जिसको प्रिपेयर करना है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। एक सेकंड, क्या हुआ? हाँ, स्टूडेंट। हाँ, स्टूडेंट। स्टूडेंट। तो आईसीआरबी एग्जाम से तुम शॉर्ट लिस्ट हुए, उसके बाद तुम्हारा इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के बारे में थोड़ा बताओ, इंटरव्यू कब हुआ था एंड कितनी देर का इंटरव्यू होता है, क्या पूछते हैं इंटरव्यू में? हाँ। जो इंटरव्यू आया था, तो इंटरव्यू की डेट जो थी सीएस वालों के लिए वो थी 5 अगस्त से 13 अगस्त तक थी डेट। उसमें टोटल 305 स्टूडेंट उन्होंने इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किए थे। और नंबर ऑफ वैकेंसीज जो सीएस के लिए थी वो 47 थी। और तो मेरा जो था इंटरव्यू वो 12 तारीख को पड़ा था, UR राव सेटेलाइट सेंटर बेंगलोर में ही था। इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी मैंने मतलब ज़्यादा नहीं की थी, थोड़ी 4-5 डेज़ के लिए की थी। और उसमें भी मतलब आप जाएंगे, नेट पे सर्च वगैरह करेंगे, मोस्ट आस्क क्वेश्चन इसी टाइप से। और मैंने अपने नोट्स रिवाइज किए थे। तो इंटरव्यू के लिए मैं ये बोलूँगा कि मतलब जैसे थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ था इस बार, कि आप जैसे नेट पे अगर जनरली सर्च करेंगे, मैंने भी किया था, तो उसमें मिलता है ज़्यादातर आपको इंटरव्यू के जो एक्सपीरियंस मिलेंगे उसमें बताएंगे कि आप जाएंगे तो वहाँ आपको पूछते हैं कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या हैं। 4-5 सब्जेक्ट्स पूछते हैं जनरली, और फिर उससे ही आपको क्वेश्चन पूछते हैं। पर इस बार से ऐसा नहीं था। मतलब इस बार से जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, 2 इंटरव्यू दिया था, डीआरडीओ का भी इसरो में भी, दोनों में यही था कि उसमें मतलब उन्होंने कुछ फेवरेट सब्जेक्ट्स वगैरह नहीं पूछे थे। आप जाएंगे सीधे वहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना, वो सीधे बोलते हैं कि आर यू कंफर्टेबल इन दिस सब्जेक्ट्स, और उसके बाद वो सीधे पूछना ही स्टार्ट कर देते हैं। तो और जो टाइम ड्यूरेशन था मेरे इंटरव्यू का, वो जनरली सबका इतना ही था, 25 to 30 मिनट था। तो पैनल में अंदर जाते ही एक ही पैनल था, जिसमें कि 5 मेंबर्स थे। एक ऐसे राउंड करके इंटरव्यू होता है, राउंड राउंड टेबल थी, उसमें 5 मेंबर बैठे थे, जिसमें एक फीमेल थी, बाकी 4 मेल थे। उसमें और वो जो फीमेल वाली थी वो मेरे ख्याल से कुछ सिर्फ ऑब्जर्व कर रही थी कि कैसे पर्सनैलिटी वाला, कि मतलब कैसे मैं आंसर दे रहा हूँ, कैसे वो ऑब्जर्व कर रही थी, बस उन्होंने कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा था। सबसे पहले मुझे जो मेन हेड बीच में बैठे थे उन्होंने स्टार्ट किया मेरे से कि अपना इंट्रो बताओ। फिर मैंने जैसे बताया कि मैं आईएससी से परस्यू कर रहा हूँ मास्टर्स। बोले अच्छा। फिर उन्होंने पूछा कि कौन से ईयर में हो, तो मैंने बोला कि सेकेंड ईयर। तो बोले अच्छा। फिर उन्होंने मतलब स्टार्ट किया कि वी आर यू फाइन इफ़ यू आज सम बेसिक क्वेश्चंस। सो मैंने बोला ठीक है, या आई एम फाइन। सो उन्होंने तब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से शुरू किया। तो उन्होंने बोला आर यू कंफर्टेबल इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मैंने बहुत ज़्यादा प्रिपेयर तो नहीं किया था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, पर मैंने बोल दिया कि यस आई एम कंफर्टेबल। तो उन्होंने शुरू में 2-3 क्वेश्चन मेरे से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पूछे थे। तो वो क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहे थे, तो मैं थोड़ा सा नर्वस भी हो गया था उस टाइम। तो लेकिन मैंने बोल दिया सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, क्योंकि वो भी जो होते हैं पैनलिस्ट सारे अच्छे होते हैं, सब बहुत एजेड होते हैं और उनको इतना एक्सपीरियंस होता है, वो भी चाहते हैं कि सामने वाला कंफर्टेबल रहे और आंसर करे अच्छे से। तो 2-3 स्टार्टिंग के क्वेश्चंस के मैं आंसर नहीं कर पाया था। लेकिन फिर उन्होंने सब्जेक्ट चेंज किया, फिर जब उन्होंने एल्गोरिथम के क्वेश्चंस पूछे और फिर उन्होंने ओएस के क्वेश्चंस पूछे, तो मैंने अच्छे से आंसर कर दिए थे। और फिर उसके बाद
सेकंड मेंबर ने क्वेश्चन पूछे, तो उन्होंने पूछा कि किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, तो मैंने सी प्लस प्लस बोला। और फिर उन्होंने मेरे से ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स पूछे थे कि इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एग्जांपल दो, और ये सब पूछे थे। फिर उसके बाद थर्ड मेंबर ने फिर मेरे से क्वेश्चन पूछे थे। उन्होंने मेरे से डीबीएमएस के क्वेश्चंस पूछे थे, डीबीएमएस के एसिड प्रॉपर्टी वगैरह। मतलब क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थे, अगर आप नॉर्मल करके जाएंगे तो हो जाएगा अच्छे से। और फिर उन्होंने, फिर उसके भी मैंने दे दिए थे सारे आंसर। फिर लास्ट में एक मेंबर थे, उन्होंने फिर मेरे से बोला कि आर यू कंफर्टेबल इन कंप्यूटर नेटवर्क। तो मैं कंप्यूटर नेटवर्क तो पढ़ के गया था, पर वो थोड़ा सा मतलब सिक्योरिटी से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं उसमें। उसमें उतना ज़्यादा मैंने नहीं, उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था, पर मैं थोड़ा पॉज लिया। फिर उनसे बोला यस आई एम कंफर्टेबल। तो फिर उन्होंने मेरा थोड़ा रिएक्शन देखा, तो उन्होंने बोला नो यू आर नॉट। तब तब फिर मैंने उनको बोला कि यू मे आस्क क्वेश्चन इफ आई नो आई विल आंसर, अदरवाइज आई विल नॉट। तो थोड़ा उस वक्त माहौल ठंडा, बहुत कूल टाइप का हो गया था, फिर सब हंसने लगे थे। तो फिर उन्होंने पूछा, फिर उस सी एन के उसके भी मैंने आंसर कर दिए थे। तो यही था पूरा ड्यूरेशन मेरा इंटरव्यू का जो था, वो 25 से 30 मिनट का था। इसमें भी मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता दूं कि जैसे मेरे से तो उन्होंने प्रोजेक्ट वगैरह का डिस्कशन नहीं किया था और कुछ लिखने के लिए नहीं दिया था। जैसे ऐसे राउंड में टेबल होती है और पीछे साइड बोर्ड होता है, सामने मार्कर रखा होता है। तो कई लोग जा रहे थे, तो उनसे क्या कि जैसे कुछ प्रोग्रामिंग क्वेश्चन हो गए, कुछ हो गए, तो वो भी मतलब वहाँ पे लिखा रहे थे वो डायरेक्ट, मतलब मार्कर लेके जैसे बोलें कि ये प्रोग्राम लिखो या कुछ समझाओ, तो वो रहता है। पर मेरे से उन्होंने नहीं किया था। और काफ़ी लोग से उन्होंने प्रोजेक्ट भी पूछे थे, मैं प्रोजेक्ट वगैरह प्रिपेयर करके गया था, पर मेरे से उन्होंने मतलब नहीं पूछे थे। तो प्रोजेक्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं इंटरव्यू के लिए बताऊं प्रिपरेशन के लिए, तो यही मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी और ओएस, और आपके एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी अच्छी है, और ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स, और डीबीएमएस, और यही, बाकी इंटरव्यू में यही है। और प्रोजेक्ट्स अच्छे से करके जाना अगर। ओके, तो इसरो के थोड़े पर्क्स वगैरह बताओगे? लाइक अगर कोई सोच रहा है कि इसरो ज्वाइन करने के लिए, तो उसके क्या पर्क्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं इसरो ज्वाइन करने के, और किसको ज्वाइन करना चाहिए? सो जैसे ये साइंटिस्ट पोस्ट है, तो ग्रुप ए गस्टेड पोस्ट होती है, जो कि हर कोई ज्वाइन करना चाहता है। मतलब अगर आप देखें, अब प्राइवेट इंडस्ट्री से अगर आप जैसे कंपेयर करेंगे, तो अब प्राइवेट में थोड़ी ग्रोथ ज़्यादा है, थोड़ी एक्सपोनेंशियली टाइप की होती है। गवर्नमेंट में थोड़ी धीरे ग्रोथ है। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे, तो मतलब जिस हिसाब से आपको रिस्पेक्ट मिलती है एक गवर्नमेंट जॉब में और एक प्राइवेट में, तो वो कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा है। और गवर्नमेंट आपको सिक्योरिटी देती है, जॉब सिक्योरिटी आपकी रहती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ रहती है इतनी सारी। और सैलरी वगैरह के बारे में अगर बात करें, तो लेवल 10 की होती है पे, जो कि 56,100 बेसिक पे होता है। और उसके अलावा HR, DA और टीए, ये सब मिला के अप्रॉक्स इन हैंड सैलरी अगर बोला जाए, तो ज्वाइनिंग, न्यू ज्वाइनिंग के लिए आई थिंक 84 के अराउंड होती है इन हैंड, आफ्टर पीएफ डिडक्शन एंड ऑल। सो यही है पर्स वगैरह। मतलब जो सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट होती है, मेरे ख्याल से वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बाकी थोड़ी है। ओके, तो लाइक एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, व्हाई जॉइन इसरो? मतलब क्यों ज्वाइन करे कोई इसरो? ये तो पर्क्स की बात हो गई, बट अगर कोई जैसे मान लो एमटेक कर रहे हो तुम, तुम्हारे लिए भी ऐसे वो है ना कि अभी प्लेसमेंट लोगे तुम, ऑफर एक्सेप्ट करने वाले हो या फिर ये तुम इसरो का ऑफर एक्सेप्ट करने वाले हो? तो उसके बारे में थोड़ा बताओगे? मतलब तुम्हारा क्या अभी तक थॉट प्रोसेस रहा है? तो जैसे ये तो दोनों के जैसे, अगर आप प्राइवेट और गवर्नमेंट को कंपेयर करते हैं, दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। सो जैसे थोड़ी सी जैसे प्राइवेट में एक्सपोनेंशियली ग्रोथ है, पर उस हिसाब का वर्क वर्क कल्चर भी रहता है कि आपको कभी कभी ऐसा रहता है, ज़्यादा काम करना पड़ता है, हेक्टिक है। और अगर आपके बाहर की कंपनी है, जैसे यूएस के क्लाइंट वगैरह से फिर मीटिंग होती है, तो नाइट में भी वर्क करना पड़ता है प्राइवेट में। तो थोड़ा वर्क कल्चर, वर्क लाइफ बैलेंस आई थिंक गवर्नमेंट में थोड़ा अच्छा होता है, और सिक्योरिटी होती है। और ज्वाइन करने का एक वो भी है कि अगर जिसको मतलब देश प्रेम हो, देश के लिए अपने काम करना चाहता हो। अब इसरो, अभी आप देखें कि अभी डॉकिंग, अभी भारत चौथा देश बन गया है स्पेस में डॉकिंग करने वाला। तो मतलब देश के लिए अगर कंट्रीब्यूट किसी को करना है अच्छे से, तो जो हम जैसे जनरली जो भी वीडियो देख रहे हैं, मेरे ख्याल से सारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं।
तो अगर इसमें करना है तो टेक्निकल फील्ड में जैसे इसरो, डीआरडीओ, बार्क हो गए, ये सारे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है। इसके ऊपर लेवल तो मुझे नहीं लगता पहुंच सकते हैं टेक्निकल फील्ड में। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली जॉब सिक्योरिटी है, वर्क लाइफ बैलेंस है, गवर्नमेंट जॉब है, सोसाइटी से रिस्पेक्ट भी मिलेगी, तो ये सब कुछ पर्क्स हैं इसरो ज्वाइन करने के। सो थैंक यू प्रांशु फॉर दिस इंफॉर्मेशन, एंड वी विल कम अप विद अनदर वीडियो ऑन डीआरडीओ. सो या, थैंक यू सो मच प्रांशु फॉर योर टाइम, एंड थैंक यू एवरीवन.